नमस्कार बच्चों, एम एकेडमी की बायोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नीट के पैटर्न के बारे में। नीट का जो पैटर्न है उसमें बायोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको नीट के डिस्कशन से शुरू करता हूँ, फिर अपन टॉपिक पे उस हिसाब से बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपन नीट के एग्जामिनेशन की। नीट नाम तो सुना ही होगा आपने, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट। अब होता क्या है नीट? बेसिकली प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है और ऑल इंडिया लेवल पर एक ही मेडिकल एग्जाम आजकल आयोजित हो रहा है, वो है नीट। इसके अलग अलग नाम से भी अलग अलग वर्जन भी आ सके हैं। पहले AIPMT नाम से आता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। कभी CBSE PMT नाम से ये आता था, और अब पूरे ऑल इंडिया का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, वो है नीट। नीट में सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। जनरली कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? सबसे पहले बात आएगी इसमें बायोलॉजी की, देन फिजिक्स, और उसके बाद अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इसमें 50%, और मार्क्स में बात करें तो अपन 360 मार्क्स। देन फिजिक्स करता है 25% कवर इसका, और मार्क्स होते हैं इसके 180। केमिस्ट्री का 25% कंट्रीब्यूशन एंड इसके मार्क्स होते हैं 180। टोटल इनका सम करते हैं, टोटल इनको ऐड करते हैं तो अपने 720 मार्क्स होते हैं। 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो जनरली आप देख रहे हो बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन हाफ, पूरी बायोलॉजी 50% कवर कर रही है इसमें, तो ये चीज़। अब बायोलॉजी में भी अपन बात करते हैं मेजर ब्रांचेज। 2 ब्रांचेज आएगी बायोलॉजी में, मेजर ब्रांचेज। फर्स्ट अपन देखते हैं बॉटनी, और देन अपन देखते हैं जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब 360 में से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आप आधा मान सकते हो, 180 जो मार्क्स होते हैं वो बॉटनी के होते हैं, 180 मार्क्स होते हैं जूलॉजी के। अब बॉटनी क्या होती है भाई? बॉटनी को अपन हिंदी में बेसिकली वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान मीन्स कि पादप विज्ञान बोल सकते हो, जिसमें अपन प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में बेसिकली स्टडी करते हैं अपन प्लांट्स की। जूलॉजी है, ये होती है जंतु विज्ञान, या इसको अपन प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं, जंतु या प्राणी विज्ञान। बेसिकली इसमें बात आती है एनिमल्स से रिलेटेड, अपन बात करते हैं एनिमल्स में कैसी क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी है, क्या उनकी एनाटॉमी है, इस चीज़ की स्टडी अपन करते हैं। तो ये जनरली 2 मेजर पार्ट्स हो गए बॉटनी एंड जूलॉजी के। अब बॉटनी में भी क्या, बॉटनी में भी कई सारी यूनिट्स होती है। बॉटनी में भी कई सारी यूनिट्स होती है, तो अपन शुरुआत में कुछ ऐसी यूनिट्स को लेंगे जो 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन हो, जिसमें दोनों का पार्ट आता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं ऐसी एक यूनिट का नाम बताता हूं आपको जो बेसिकली 11th NCERT में है, और बोर्ड के हिसाब से वो 12th RBSE में है, राजस्थान बोर्ड में है, ठीक है। तो अपन कॉमन बात करते हैं, अपना जो वीडियो होगा वो 11th क्लास के बच्चे भी उसी हिसाब से देख सकते हैं, 12th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, और इवन टारगेट क्लास कोई ले रहा है नीट के लिए, वो भी अपने वीडियो से कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकता है, कुछ ना कुछ उसको निश्चित तौर पे लाभ होगा उसको। तो देखते हैं, मैं कॉमन एक आपको नाम बताता हूं। एक ब्रांच होती है बॉटनी की, एक यूनिट होती है, एक इकाई मान सकते हो, नाम होता उसका पादप कार्यकी, नाम होता उसका पादप कार्यकी। इंग्लिश वाले अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी अपन इसमें देखते हैं। प्लांट मीन्स आप सब जानते ही हैं, प्लांट में पादप से संबंधित बातें होगी, और फिजियोलॉजी कार्य की, ये सामान्यतया कोई भी पादप की उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, ये प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। बेसिकली अपन देखते हैं, तो बच्चों अपन बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। अपन बात करते हैं सबसे पहले तो इसका कंट्रीब्यूशन, या फिर ये कहाँ काम आती है। 11th NCERT चैप्टर नंबर 11 to 15
5 चैप्टर्स प्लांट फिजियो में आते हैं। और उसी हिसाब से अपन देखते हैं बोर्ड लेवल पे 12th आरबीएससी में भी इसके चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं उसमें आरबीएससी में कौन सा चैप्टर कवर करती है। मैं आपको चैप्टर का नाम बताता जाऊंगा, उसी हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर किस जगह है और कैसे पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से एक 11th चैप्टर होता है, वो होता है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, ये एक चैप्टर होता है। उसके बाद एक चैप्टर और आता है खनिज पोषण, अंग्रेज लोग इसे मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन एक चैप्टर 13 चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस, पूरा नाम होता है उच्च पादपों में, हायर प्लांट्स में, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। और उसके बाद एक चैप्टर आता है अपने पादप श्वसन, प्लांट रेस्पिरेशन। और उसके बाद एक फाइनल और लास्ट जो चैप्टर आता है अपने पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली ये 5 चैप्टर्स होते हैं जो 11th एनसीईआरटी का मेजर पार्ट कवर करते हैं पादप कार्य की, और 12th आरबीएससी में भी है। थोड़ा मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ आपको एज ए बोर्ड। बोर्ड में ये 11th चैप्टर नहीं है, 12th आरबीएससी बोर्ड का ये 5, 6 और 7th, ये 3 चैप्टर मिलकर के पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशन को बनाते हैं। खनिज पोषण जो मिलता है अपने को 12th आरबीएससी बोर्ड में, वो 8वां और 12वां 8th एंड 12th चैप्टर है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये आरबीएससी में मिलेगा आपको 10th चैप्टर, 10वां चैप्टर। पादप श्वसन, ये आपको आरबीएससी में मिलेगा 11th चैप्टर। और पादप वृद्धि और परिवर्धन, ये मिलेगा आपको 13th चैप्टर, 13वां चैप्टर ये है। तो बेसिकली 11th और 12th प्लस टारगेट के हिसाब से कॉमन चैप्टर्स हैं, उनकी अपन बात देख रहे हैं। तो ये, और जिस भी ब्रांच में, जिस भी यूनिट में इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं वो होती है प्लांट फिजियोलॉजी, हिंदी में पादप कार्य की। पादप ये सारी क्रियाएं करता रहता है और अपना उपापचय मेटाबॉलिज्म चलाता रहता है। तो जनरली प्लांट फिजियोलॉजी में ये 5 चैप्टर्स हैं, इसकी अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे चैप्टर्स लेंगे जो एक ही बार में पूरे दे रखे हैं। जैसे अपन पादप जल संबंध की बात करते हैं तो 3 चैप्टर्स में बिखरा हुआ है ये, तो इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स को अपन मर्ज करेंगे और उस हिसाब से साथ में पढ़ेंगे। खनिज पोषण भी 8वां और 12वां, इसमें 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब फोटोसिंथेसिस ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में भी पूरा एक साथ कंप्लीट दे रखा है और 12th आरबीएससी में भी एक साथ कंप्लीट दे रखा है। तो बात करेंगे अपन सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। उसके बाद पादप श्वसन, ये भी एक कंप्लीट एक जगह दे रखा है। पादप वृद्धि और परिवर्धन, ये भी कंप्लीट चैप्टर दे रखा है। तो जो चैप्टर्स कंप्लीट है पहले अपन उनको देखेंगे ताकि इनके बेस का उपयोग अपन इन 2 ऊपर वाले चैप्टर्स में कर सकें। बेसिकली अपने को थीम समझ में आ जाएगी फोटोसिंथेसिस क्या है, तो अपन ये सारी चीजें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, तो जो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, इसकी कुछ बेसिक्स बातें मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि सबसे पहली बात तो स्टडी किसकी करते हैं, तो स्टडी बेसिकली अपन प्लांट्स की करते हैं, पादपों की करते हैं। और पादपों में भी क्या, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं,
उसकी अपन स्टडी करते हैं इसमें बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। तो ये जो स्टडी है इसी को अपन बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जो प्लांट की मेटाबॉलिक स्टडी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्टडी है, वो जनरली होती है प्लांट फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद बात आती है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी के जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी होते हैं सर स्टीफन हेल्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले की जो रिसर्चेज है, जो सबसे पहले के प्रयोग हैं, जो सबसे पहले की जानकारियां हैं, ये इन्होंने बताई थी। इसके बाद अपन बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। भारत में सबसे पहले पादप कार्यकी की प्लांट फिजियोलॉजी की बातें अपने को किसने बताई थी? वो नाम आता है सर जे.सी. बोस। सर जे.सी. बोस, ये भारत के पादप कार्यकी के जनक हैं सर जे.सी. बोस। तो जे.सी. बोस का एक सबसे बड़ा आविष्कार, एक डिस्कवरी मान सकते हो, खोज मान सकते हो, एक क्रेस्कोग्राफ होता है। क्रेस्कोग्राफ के बारे में सबसे पहले बताया था अपने सर जे.सी. बोस ने। क्रेस्कोग्राफ एक तरह का अपैरेटस है, एक तरह का उपकरण है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है क्रेस्कोग्राफ का? ये प्लांट ग्रोथ को मेजर करता है, पादप वृद्धि का मापन करता है, प्लांट ग्रोथ का मेजरमेंट करता है। कौन? क्रेस्कोग्राफ। ये चीज है। तो प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें बात की अपन ने, प्लांट की बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी सर जे.सी. बोस। क्रेस्कोग्राफ एक अपैरेटस से उपकरण है, उसकी खोज की थी या बनाया था, जो प्लांट ग्रोथ को मेजर करता है, पादप वृद्धि का मापन करता है। और ये अपैरेटस उपकरण इतना सटीक है कि अन्य उपकरणों से ये 10,000 गुना ज्यादा अच्छे परिणाम, ज्यादा अच्छे रिजल्ट ये देता है। तो ये बेसिक बात हुई प्लांट फिजियोलॉजी की। अब अपन चैप्टर पे चलते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर अपने को पढ़ना है एनसीईआरटी या सीबीएसई चैप्टर के अकॉर्डिंग है ये 11th चैप्टर, और आरबीएसई बोर्ड में है ये 10th चैप्टर। ये क्लास नहीं है, ये चैप्टर की बात हो रही है। 11th चैप्टर है भाई ये, और ये 10th क्लास नहीं है, ये भी 10th चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हो, सब के लिए ये मैं एक कॉमन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज को अपन बराबर महत्व देते हुए चल रहे हैं। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो कोई भी चैप्टर्स पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस देख लेनी चाहिए, उसका महत्व देख लेना चाहिए कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो उससे पहले मैं महत्व देखता हूं नीट में, कि नीट में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, नीट में ये किस तरह से उपयोगी है। तो नीट की बात करें तो 2010 से लेकर 2019 तक इस प्रकाश संश्लेषण से, ओनली फोटोसिंथेसिस से 25 क्वेश्चंस नीट में या एआईपीएमटी में या सीबीएसई पीएमटी में पूछे जा चुके हैं। तो एवरेज पर ईयर देखें अपन तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस देखता हूं बोर्ड क्लासेज में। बोर्ड क्लासेज में कैसी इंपॉर्टेंस है इसकी? तो 12th का जो आरबीएसई बोर्ड है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड क्लास में भी ये इक्वल इंपॉर्टेंट रखता है, और नीट में भी इससे 2010 से 2019 तक 25 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ये चीज़ है, ये मैंने आपको इसकी नीट की हिस्ट्री बताई है। उसके बाद एक एक चैप्टर के जो मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनका अपन देखते हैं। क्या है उच्च पादप, हायर प्लांट्स? इसका मतलब क्या होता है? उच्च पादप का मतलब होता है जिनमें संवहन तंत्र ज़्यादा विकसित हो, जिनमें पुष्प ज़्यादा विकसित हो, जिनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो होते हैं उच्च पादप। जैसे कि उच्च पादप में अपन जनरली बात करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एक नाम आता है एंजियोस्पर्म्स, इनको मानते हैं अपन उच्च पादप। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको जनरली लोअर प्लांट्स मानते हैं, निम्न पादप मानते हैं।
जबकि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म होते हैं उच्च पादप। हिंदी में बोलते हैं इसको अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवर्त बीजी। ये उच्च पादप होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण, ये चीज। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश का मतलब है लाइट, और लाइट का सोर्स आपको पता है क्या होता है? सन या सूर्य या सूरज बोल सकते हो, ये लाइट। अब संश्लेषण, संश्लेषण मीन्स सिंथेसिस, ठीक है ना, फॉर्मेशन, किसी चीज का निर्माण होना, वो होता है संश्लेषण। तो यहां पर संश्लेषण किसका होता है? मेनली शुगर बनती है, यहां पर शर्करा बनती है, और वो शर्करा होती है मेनली ग्लूकोज। नाम तो सुना आपने ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, या कई जगह लिखा है कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्लूकोज भी एक तरह का भी कार्बोहाइड्रेट ही है, मोनोसेकेराइड। तो ये ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट बना, तो ये संश्लेषण हुआ। फिर एक जो प्रश्न बच्चों के मन में आता है जनरली, क्या केवल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ही करते हैं, या प्लांट्स के अलावा भी कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं अभी, कि प्लांट्स के अलावा ऐसे कौन कौन हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस की ओरिजिन कहाँ से हुई है, सबसे पहले किसमें देखा गया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप चाहें तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का, फिर अपन आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इसको अपन एक पोषण के संदर्भ में देखते हैं, न्यूट्रिशन के रेफरेंस में देखते हैं कि पोषण के हिसाब से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से उपयोगी है, किन में होता है। तो आपने पोषण शब्द बचपन में सुना होगा, न्यूट्रिशन वर्ड, ठीक है ना। इसके बेसिस पे जनरली सामान्यतया दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। एक तो स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक, विषमपोषी। अब स्वपोषी कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बच्चों वो होते हैं जो अपना भोजन, अपना खाना, अपना फूड, अपनी शुगर्स खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। जो अपने खाने का जुगाड़ खुद ही करते हैं वो होते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। अब कैसे करते हैं? तो इसमें मेजर या मेनली दो और तरीके होते हैं कि या तो वो करें फोटोसिंथेसिस, या तो क्या करें बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस, या फिर करें वो कीमोसिंथेसिस। हिंदी में भी बता रहा हूं मैं दोनों के मतलब। या तो वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाए, या फिर कैसे बनाए अपना भोजन, रसायन संश्लेषण से अपना भोजन बनाए। रसायन संश्लेषी हो, दो तरीके। अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, उस हिसाब से कीमोसिंथेसिस को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अभी इसको नहीं देखेंगे अपन। अभी अपन बात करेंगे ओनली प्रकाश संश्लेषण की, कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो चलते हैं इसी तरफ अपन प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पे, ठीक है। तो इधर बात करते हैं अपन, बीच में कुछ और देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ऐसे जीव जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे अपना न्यूट्रिशन, उससे अपना पोषण ग्रहण करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसमें आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं है, अपन जैसे जैसे किंगडम देखेंगे, जगत देखेंगे, उस हिसाब से अपन बातें करते जाएंगे। सबसे पहले आपने विटेकर के 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसमें किंगडम आता है फर्स्ट मोनेरा। नाम सुना होगा सब बच्चों ने, मोनेरा। अब मोनेरा में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो सबसे पहली बात आती है अपने बैक्टीरिया। कुछ बच्चों को लगता है कि सर बैक्टीरिया कहां से फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो बैक्टीरिया में भी जनरली यू बैक्टीरिया। अब ये कॉमन वर्ड्स हैं, हिंदी में भी बैक्टीरिया, इंग्लिश में भी बैक्टीरिया है। किसी को दिक्कत हो तो चलो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, यू बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों करते हैं फोटोसिंथेसिस। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीजीए। अब कुछ बुक्स में लिख रखा है कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण
जो देखा गया था वो बैक्टीरिया में देखा गया था, ठीक है, कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस को देखा था अपन ने। और कुछ बुक्स में ये मिलता है कि सबसे पहला जो फोटोसिंथेसिस था वो नील हरित शैवाल में ब्लू ग्रीन एल्गी में बीजीए में देखा गया। तो बच्चों ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों है, मैं इसका स्पष्टीकरण, इसका क्लेरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं कि जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है वो जनरली नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन ऑक्सीजेनिक। इट मींस इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। जबकि जो नील हरित शैवाल है बीजीए, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है ऑक्सीजेनिक टाइप का। अभी बताते हैं ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक कैसे हैं वो। हालांकि इसको मैं स्टार्ट करने के बाद चैप्टर में भी बता सकता हूं, लेकिन यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है। नॉन ऑक्सीजेनिक मींस अनऑक्सी, अनऑक्सी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की O2 की एब्सेंस हो, O2 एब्सेंट। जैसे मैं एक आपको इक्वेशन लिख के बताता हूं, उससे समझाता हूं नॉन ऑक्सीजेनिक कैसे और ऑक्सीजेनिक कैसे। जनरली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, पहले वो मैं सबसे ऊपर बात करता हूं प्लांट्स में। 6CO2 प्लस 12H2O। इसमें दो चीजों की प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है, एक तो क्लोरोफिल और दूसरी अपन बात करते हैं यहां पर HNU। HNU मीन्स की लाइट की बात कर सकते हैं अपन, ये चीजें, और ये दोनों मिलकर के फिर बनाते हैं C6H12O6, इट मीन्स ग्लूकोज, और साथ में बनता है यहां पर 6O2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं। अब होता क्या है पूरा, CO2 का तो रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, अपचयन होता है CO2 का, और H2O का होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, किसमें? O2 में, ठीक है। CO2 का रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, और H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये मैं क्लियरली लिख दूंगा वापस, अभी बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब जब ऑक्सीजन निकलेगी, रिलीज होगी, तो वो होगा ऑक्सीजेनिक टाइप का। जैसे आप प्लांट्स में देख सकते हो, बीजीए में देख सकते हो, डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, इन सब की बात करेंगे। तो इस इक्वेशन को यहां पर प्रीफर करते हुए अपन समझते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक का मीन्स क्या होता है, वो बताता हूं मैं। इक्वेशन बैक्टीरिया में क्या होती है? 6CO2, पर यहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन डोनर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन दाता बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन देगा, किसको देगा? CO2 को देगा, ठीक है। तो ये चीज तो बैक्टीरिया की बात, वो प्लांट्स और बीजीए की बात है। अब ये बैक्टीरिया की बात, सेम चीज वही, क्लोरोफिल होना जरूरी, HNU लाइट होना जरूरी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के बिना होगा नहीं, तो ये चीज। अब यहां पर भी बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। बच्चों आप यहां देख रहे हो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की जगह रिलीज हो रहा है यहां पर सल्फर। तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, इसलिए ये नॉन ऑक्सीजेनिक है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई इसलिए नॉन ऑक्सीजेनिक है। जबकि उस ऊपर वाली रिएक्शन में देखते हैं अपन, 6H2O ऐड नहीं किया था अपन ने, तो यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये है ऑक्सीजेनिक। तो बच्चों डिफरेंस समझ में आया। चूंकि बैक्टीरिया में नॉन ऑक्सीजेनिक था, इसलिए कुछ साइंटिस्ट उसको कंसीडर नहीं करते हैं कि भाई पहला फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में था क्या, बात यह है। जबकि कुछ साइंटिस्ट ऑक्सीजेनिक देखते हैं, ऑक्सीजन की रिलीज होने की कंडीशन को देखते हैं, उस बेसिस पे बताते हैं कि नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी वही क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब मोनेरा की बात बताई, इसी सीक्वेंस में आगे भी चलते हैं अपन, चलो इस सीक्वेंस में आगे भी चलते हैं। और भी मैं किंगडम्स की आपको बातें बता रहा हूं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या ले लिया होगा आपने। चलो इक्वेशन अपने सामने है, अब इसी के रेफरेंस में सारे आगे की बात करते हैं। मैंने आपको एक किंगडम बताया मोनेरा, और मोनेरा में बताया आपको कौन कौन से हैं ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड में बात करूंगा, सेकंड में बात करता हूं प्रोटिस्ट की। सेकंड बात आती है अपने पास प्रोटिस्टा, इंग्लिश में भी प्रोटिस्टा है, हिंदी में भी प्रोटिस्टा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जनरली 3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट बात आती है अपने पास
युगलिना की। फर्स्ट बात किसकी बच्चों? युगलिना की। उसके बाद डाई एटम्स, क्या आएंगे भाई? डाई एटम्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी डाई एटम्स हैं। जनरली साइंस में इतना लैंग्वेज का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। उसके बाद डाइनोफ्लेजिलेट्स, हिंदी में भी डाइनोफ्लेजिलेट्स ही हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स। ये करते हैं सारे फोटोसिंथेसिस, और तीनों में फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजेनिक। कैसा होता है भाई? ऑक्सीजेनिक। ठीक है, ये फिर बात हुई। और कुछ जगह जैसे बैक्टीरिया में अपन ने इक्वेशन बताई थी कि इसमें अनऑक्सी था, नॉन ऑक्सीजेनिक था, तो इसको कई जगह लिखा हुआ है कि सल्फोजेनिक है। चूंकि यहां पर सल्फर रिलीज हुई तो यहां पर नाम दे दिया गया सल्फोजेनिक। सल्फर रिलीज हुई, इसको नाम दे दिया सल्फोजेनिक। ठीक है, तो एक चीज उसमें और ऐड कर लेना। और यहां पर है ऑक्सीजेनिक, इस मींस क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन यहां पर इस इक्वेशन में रिलीज होगी। ऑक्सीजेनिक की इक्वेशन वो फिक्स है, 6CO2 12H2O, हाइड्रोजन दाता हाइड्रोजन डोनर, वहां पर H2O रहेगा। तो प्रोटिस्ट ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इट मींस ये तीन क्या हो गए? ऑटोट्रोप्स। युगलिना एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, नीट में एम्स में कई बार पूछा गया है कि युगलिना क्या होता है। युगलिना एक योजक कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है किस किस के बीच में? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है युगलिना। क्योंकि युगलिना जब सरफेस में कोई मेराइन वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, जब तक युगलिना ऊपर रहता है, सरफेस पे रहता है, तो उसको लाइट इजीली अवेलेबल होती है। तो युगलिना होता है ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी होता है। ठीक है, और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और जब युगलिना तले में होगा, पेंदे में होगा, एट द बॉटम होगा, मतलब तल में होगा, तब युगलिना को उतना अमाउंट की लाइट, जो प्रकाश है, वो मिल नहीं पाता है। तो युगलिना फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, फिर वो शिकार करता है। शिकार मीन्स की प्रिडेशन करता है, पर भक्षण करता है, और इस कंडीशन में वो होता है विषमपोषी। तो युगलिना की बात ऐसे आई। ठीक है भाई, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। और नोट कर लिया होगा आपने मोनेरा। ठीक है, मोनेरा नोट कर लिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्लीन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं आगे का कौन सा है। प्लांट्स की बात कर रहे हैं अपन।